हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कौटिल्य सिविल सर्विसेज में। आज की परीक्षा न्यूज यानी 15 जुलाई की करंट अफेयर लेकर। तो सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहली न्यूज है, पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन NEIFM नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च कर दिया गया है। कहाँ पर है ये? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, पंजाब में मजदूरों भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस प्रदेश ने अपने मजदूर और भूमिहीन किसानों का कर्ज माफ किया है हाल ही में? तो वो जवाब होगा पंजाब। नेक्स्ट न्यूज ये पूछा जा सकता है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे राज्यसभा में सदन के नेता। किसी एग्जाम में, एसएससी में या कुछ इस तरीके के जो वनडे एग्जाम होते हैं, वहां पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक बार फिर से, तो ये किन के अंडर में बनाया गया था? आपको पता हो, एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, रोहिणी जी, उनके अंडर में ये जज ये कमेटी बनाई गई थी। आर्टिकल 340, जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, वो उनका काम ये है। और वो उप वर्गीकरण कर रहे हैं कि कौन क्रीमी लेयर में है, कौन नॉन क्रीमी लेयर में है। ये बेसिकली काम इस पूरे कमेटी का है। तो आर्टिकल 340 याद रखना है। किसके अंडर में बनी हुई है ये कमेटी, ये पता होना चाहिए। आर्थिक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद थोक मुद्रास्फीति जून में घटकर 12.07% पर आ गई है। हालांकि ये क्वेश्चन कोई बनने वाला नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। कोई बहुत ऐसा, बस ये जानकारी में आपके रहे इसलिए ये चीजें शामिल की जाती हैं कि फिलहाल मुद्रास्फीति क्या चल रहा है, घट रही है, बढ़ रही है। क्योंकि अ, इनमें से सीधे क्वेश्चन ना बने, आपसे कोई पूछा जाए कि पिछले एक साल में लगातार मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, क्या ये कथन सही है गलत, मतलब तीन कथन आ जाए, उनमें पूछ लिया जाए कथन एक दो तीन ठीक है, कथन एक ठीक है केवल, तो वहां पता होना चाहिए कि नहीं, मुद्रास्फीति बढ़ी है जून में, है ना। जून में घटी है, मतलब अगर स्टेटमेंट आ जाए कि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए मुद्रास्फीति घटी है। नेक्स्ट है, स्थानीय डेटा भंडारण यानी डेटा लोकलाइजेशन। स्थानीय डेटा भंडारण पर दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण आरबीआई ने 22 जुलाई से मास्टर कार्ड को भारत में नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में, तो पूछा ही जाएगा। तो किस पे रोक लगाई है? मास्टर कार्ड पे, है ना। मास्टर कार्ड अब नए ग्राहक नहीं बना पाएगा, 22 जुलाई से रोक लग गई है। क्यों? क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन का जो आरबीआई का निर्देश है उसका ये पालन नहीं करता। डेटा लोकलाइजेशन पता है ना आपको? डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है कि इंडियंस का डेटा इंडिया में रखना जरूरी है। ये करती क्या है विदेशी कंपनियां, कि ये सारा डेटा ले जाती हैं बाहर और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ देती नहीं है ना। और फिर डेटा आज के टाइम पे गोल्ड है। आपका डेटा सब कुछ विदेशी कंपनियों के पास है, तो वो मतलब बहुत सारे कंसर्न है उसको लेकर, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुल मिला के दिशा निर्देश ये हैं कि आपको इंडिया में भी एक डेटा लोकलाइजेशन करना होगा, यहाँ पे भी डेटा की बारे में जानकारी हमें देनी होगी। अगला है, केंद्र ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए कहते हैं, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाकर 28% किया है। तो ये पेंशन में अब बढ़ोतरी हो जाएगी, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2021 तक था, अब और 5 साल बढ़ा दिया नेशनल आयुष मिशन को, तो 2026 तक ये लागू रहेगा। अगला है, कैबिनेट ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मार्च 2026 तक और 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। ये इसी से रिलेटेड है, नेशनल आयुष मिशन से रिलेटेड। अगला, कैबिनेट ने मार्च 2024 तक कपड़ा निर्यातकों के लिए रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज योजना का विस्तार किया है। तो ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इतना डीप में किसी योजना के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय में एक बड़ी खबर है कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से तेल अवीव में इजराइल में अपना दूतावास खोला है। बहुत जरूरी यह है, क्योंकि विवाद लगातार रहता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ किसी न किसी तनाव में रहती हैं, लेकिन यूएई पिछले कुछ समय में अच्छे रिलेशन बना रही है इजराइल के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि अब तेल अवीव में वो अपना एक दूतावास खोलेगी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री, मिडिल ईस्ट का कौन सा कंट्री, या खाली के कौन सा कंट्री इनमें से इजराइल में अपना दूतावास खोलेगा। क्वेश्चन हो सकता है सऊदी अरब, क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है ईरान, ऑप्शन हो सकता है जॉर्डन, ऑप्शन हो सकता है फिर यूएई। तो यूएई आपका सही जवाब होगा। अब ये हमारे करंट अफेयर हो गए। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल सेशन की ओर, जिसमें हम किसी मेन अखबार यानी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर दैनिक जागरण में कोई एक बड़ा आर्टिकल आता है तो हम वहां से कोई एक आर्टिकल लेते हैं। तो आज हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल लिया है जो रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो नीड फॉर चेंजेस इन एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपका मेंस का एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, तो इसे ध्यान से आप जो है समझिए। तो ये न्यूज में क्यों था, देखो गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लेकर जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कहेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको प्लीज आप चेंज कीजिए। तो ये हालांकि खामियां ऐसा नहीं है कि पहली बार ये लेके जा रहे हैं, इससे पहले बहुत कई बार ये विमर्श हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके विषय में गाइडलाइन दी हैं और कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आए हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस पूरी कहानी को। तो एंटी डिफेक्शन लॉ भैया है क्या? देखो, जो हमारा 10th शेड्यूल है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, यही एंटी डिफेक्शन एक्ट भी है। ये कब आया? ये शुरू से तो नहीं था। शुरू में हमारे पास कितने एक्ट थे? शुरू में हमारे पास जो एक्ट थे वो थे शेड्यूल थे। शुरू में 8 शेड्यूल थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन बढ़ के वो 12 हुए। तो जो 10th शेड्यूल है वो आया 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। क्यों लाया गया? कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने का इसमें पूरा खाका दिया हुआ है कि किस तरीके से इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर ये बीच में अपनी पार्टी जिससे चुनकर आए हैं और उसे छोड़कर ये किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ये इसी को कहा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्या क्या ग्राउंड है भैया, कब कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? तो ये देखिए, पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर अपनी मर्जी से जिस पार्टी से चुनकर आया है उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे अपनी मर्जी से, तो उसी दिन उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो एमपी एमएलए नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अगर वो अपने पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरीके का निर्देश दिया है कि भैया इस वाले बिल पर इस पक्ष में वोट करना है, यस पे करना है, नो पे करना है, लेकिन वो उसके विपरीत जाकर कहीं और वोट कर देता है या फिर एब्सटेन हो जाता है। इफ ही वोट्स और एब्सटेन मतलब आता ही नहीं है वोट करने, जबकि पॉलिटिकल पार्टी ने उसके ने क्या कहा है कि भैया वोट करने जरूर आना है, तो वहां पर क्या होगा? उस केस में ऐसा होगा कि उसकी सदस्यता जा सकती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो बिना किसी
प्योर परमिशन के एब्सटेन कर गया या वोट जो है खिलाफत में डाल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी के जो नेता हैं वो कह देते हैं कि भैया जहां मर्जी वहां वोट डालो, उस कंडीशन में फिर वो कहीं भी वोट डाले वहां वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन कभी कहा गया है कि भैया हाँ पे वोट डालना है लेकिन आप ना पे दबाया है, तो फिर जो है पॉलिटिकल पार्टी एक्शन ले सकती है। तो एज ए प्री कंडीशन फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन हिज एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग शुड नॉट बी कॉन्डोन्ड बाय हिज पार्टी और द ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट। तो यानी अगर वो एब्सटेन हो रहा है और अगर इस तरीके का कोई केस आ रहा है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो 15 दिन के अंदर में इसके ऊपर कार्यवाही करेगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई इंडिपेंडेंटली चुना हुआ कैंडिडेट है यानी निर्दलीय चुना हुआ है, वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले चुने जाने के बाद, और तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो 6 महीने के बाद, नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी दिक्कत है। इंडिपेंडेंट जो चुन के आया है वो तो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा कोई भी, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने के अंदर अंदर कर सकता है लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। तो 1985 का जो एक्ट है वो डिफेक्शन की डेफिनेशन क्या देता है? डिफेक्शन के बारे में वो कहता है कि 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वॉज कंसिडर्ड ए मर्जर। अगर मान के चलो कोई पार्टी है जिसके 100 मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से 1/3 मेंबर यानी कि कम से कम 34 मेंबर, 1/3 मेंबर 33 मेंबर हो जाएंगे, यानी 33 मेंबर अगर उस पार्टी को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा मर्जर, यानी कि फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन जो 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 2003 में हुआ, वहां ये डेफिनेशन बदल दी गई। अब वो हो गया है कम से कम 2/3, कठिन बना दिया, यानी अब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जाना कठिन हो चुका है। पहले क्या था, जब मर्जी पार्टी के अंदर अपना लामबंदी करी, किसी ने पॉलिटिक्स खेली और 33 लोग एक हुए और जाके कहीं पे चले गए, तो इसका मतलब अब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होने लगा, अक्सर ये चीज होने लगी, तो फिर नया नियम बनाया गया, 91वां अमेंडमेंट किया गया 2003 में, यानी कि 18 वर्ष के बाद अब बना दिया गया 2/3, बहुत कठिन कर दिया गया। तो द मेंबर so disqualified can stand for election from any political party for a seat in the same house। ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाई होने के बाद आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आराम से लड़ सकते हो। द डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर रेफर टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द सच हाउस। अगर लोकसभा में इस तरीके का कुछ हुआ है तो स्पीकर जो है फाइनल अथॉरिटी है, वो बताएगा कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। राज्यसभा में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो बताएंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। लेकिन फाइनली जुडिशियल रिव्यू का भी ऑप्शन खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जब चाहे इस पे प्रश्न उठा सकती है। अच्छा, इश्यूज क्या हैं, मतलब ये सब होने से दिक्कत क्या है? अगर मेंबर अपनी मर्जी से कहीं किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है भाई किसी को? सबसे पहला कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको ये खतरा है। यानी कि आप चुन के भेजते हो, जो वोट डालते हो कि भाई हम इस वाले कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनली फलां पार्टी के लिए चुन के जाएगा, लेकिन बाद में क्या करता है, वो धोखा दे देता है। तो अ, ये क्या होता है कि अचानक से स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है पार्टी की। तो लेकिन जो अगर हम क्या करें कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, ये तो डिफेक्शन की बात हुई, डिफेक्शन की वजह से ये नुकसान हुआ, लेकिन जो एंटी डिफेक्शन आया उसकी वजह से क्या हुआ, अब एमपी एमएलए छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से भैया होता क्या है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, एमपी एमएलए की अपनी भी कुछ स्वतंत्र आवाज होती है ना, वो दब जाती है। पार्टी की लीडरशिप ने जो कही वो मानना ही पड़ेगा, अंधा होकर, है ना। तो ये पहला दिक्कत है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है हमारी अंडरमाइन हो रही है। नेक्स्ट क्या है, हमारी लेजिस्लेचर भी अंडरमाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि एमएलए और एमपी का मुख्य काम क्या है? एमएलए और एमपी का मुख्य काम है
पॉलिसी बनाना, बिल लेकर आना, नए कानून लेकर आना, बजट पास कराना, चर्चा करना, परिचर्चा करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी आवाज तो बंद ही हो गई। जो हाई कमान ने कहा वो मानना मानना पड़ेगा। तो जो आपका मुख्य काम है लेजिस्लेचर का, वो तो हो ही नहीं रहा अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो भी कम, उसकी जो मर्यादा है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो हर सवाल का जवाब देगी, है ना, लगातार वो क्वेश्चनों के घेरे में होगी। यही तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सवाल जवाब। आप पार्लियामेंट में आओगे, जो आपकी मंत्रिमंडल है वो सवालों के जवाब देगी। और जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कभी भी हटाई भी जा सकती है। इस तरीके के प्रोविजन है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो अब होता क्या है कि इट लूजेज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी कि जब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा की जब वो जो सपोर्ट है वो खो देती है, तब जो है गवर्नमेंट को हटना पड़ता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से हो क्या रहा है कि जो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पता है कि सपोज करो आज की डेट में बीजेपी के फॉर एग्जांपल 300 एमपी हैं। उनमें से अगर 50 एमपीज को लगता है कि किसी कानून का विरोध करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पार्टी लीडरशिप है वो उनको कहेगी हर हालत में कि आपको वोट हमारे पक्ष में ही करना है। तो एक तरीके से जो डिबेट में भाग लेने की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो एक भावना है वो खत्म होती जाती है। नेक्स्ट क्या है कि जो रोल ऑफ स्पीकर है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर ध्यान ही नहीं देता, वो डिले कर देता है इन चीज़ों को, कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनको डिले करता रहता है। और वैसे भी जो स्पीकर होता है वो जनरली रूलिंग पार्टी का ही होता है। ये तो परंपरा बन चुकी है ना। हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक परंपरा बन गई है अब इंडिया में कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा। तो कई बार वो बाइस्ड भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू प्लग दिस बाय रूलिंग दैट द स्पीकर हैज टू डिसाइड द केस इन 3 मंथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो आप डिले नहीं करोगे, आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये करना होगा। बट इट इज नॉट क्लियर व्हाट वुड हैपन इफ ए स्पीकर डज नॉट डू सो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अगर आप 3 महीने की जगह 6 महीने लगाते हो तो आपको क्या सजा होगी या कुछ भी। तो इस तरीके का कोई भी निर्देश नहीं हुआ। तो ये भी बहुत ही वेग एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्या है, नो रिकॉग्निशन ऑफ स्प्लिट। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ क्रिएट हुआ, वहां पर क्या हुआ कि एक एक्सेप्शन बना दिया गया। क्या? कि इफ 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए पार्टी शुड एग्री फॉर ए मर्जर देन इट वुड नॉट बी काउंटेड एज ए डिफेक्शन। वो जैसा बताया अभी कि अगर 2/3 लोग जाते हैं पार्टी छोड़कर तो वो डिफेक्शन के दायरे में नहीं आएगा। अगर amendment does not recognizes a split in a legislature party and instead recognizes a merger। यानी कि अमेंडमेंट क्या कहता है कि स्प्लिट स्प्लिट जो है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा लेकिन मर्जर को कर रहा है ना। आप समझ रहे हो ना कि 100 में से कुछ मेंबर छोड़कर चले आए, तो जो छोड़कर चले आए वही स्प्लिट है। तो स्प्लिट को तो वो नहीं मानता कि ये वैलिड चीज है। लेकिन फाइनली आप कहीं जाके मर्ज हो गए, जो बचे हुए मेंबर हैं वो जाके कहीं मर्ज हो गए, उसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये गलत है तो ये ठीक कैसे हो गया, अगर ये गलत है तो ये ठीक कैसे हो गया। तो आपको दोनों को मान्यता देनी होगी। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। अब चेंजेस क्या होने चाहिए? पहला पहला ये है कि जो इस तरीके का मैटर है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ना कि चेयरमैन के पास या फिर स्पीकर के पास। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर पर ये केस सुलझाने चाहिए। अगर ये ना हो पाए तो नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहा है इस विषय में, तब ही हैज द ऑप्शन टू रिजाइन एंड सीक द फ्रेश मैंडेट ऑफ द पीपल। अगर मतलब पार्टी हाईकमान ने कहा कि आपको वहां वोट डालना है XYZ, किसी भी पक्ष में वोट डालना है, लेकिन आप उसमें राजी नहीं हो, तो आप जो है आपके पास ऑप्शन है, आप रिजाइन कीजिए और आप फिर दोबारा चुनाव में जाइए नई पार्टी के थ्रू। ये एक
नया ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्या है, वे फॉरवर्ड। देखो, आपको इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत करना होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी होना ही चाहिए, है ना। वरना गवर्नमेंट कैसे स्टेबल बनेगी? रोज अ, दिमाग बदलते हैं एमपी एमएलए के, और कहीं वो पार्टी चेंज करते रहें और गवर्नमेंट अनस्टेबल होती रहे। तो होना क्या चाहिए कि आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट किया जाना चाहिए। कैसे रेगुलेट किया जाए कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लेकर आएँ, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत करें। नेक्स्ट क्या है कि जो चेयरमैन और स्पीकर हैं उनसे ये पावर जो है ले ली जाए। जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर क्या कहा गया था कि ये जो पावर है ये हायर जुडिशरी या फिर इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का स्कोप है वो कम कर देना चाहिए। वो कहाँ तक लिमिटेड कर देना चाहिए? अगर गवर्नमेंट की डिफीट की वजह से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट गिर ही जाए, अगर इस तरीके का कोई मैटर पैदा हो रहा है, वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए, ना कि सिंपल केस में। अगर मान के चलो डिफेक्शन की वजह से कोई गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो गिरने की स्थिति में आ गई है ना, वो माइनॉरिटी में आ गई, तब तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अदरवाइज आप कहीं स्प्लिट करिए, कहीं मर्जर करिए, ये लॉ लागू होना ही नहीं चाहिए। ये वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन बनता है तो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।